Subscribe to our channel for more exciting stories. And don't forget to like, share, and comment. अरे आचार्य सोमदेव, उठो उठो, सोने से काम नहीं चलेगा। राज्य में कुछ ऐसा मिला है जिसे लोग देखने के लिए उत्साहित हैं, पर आपको सोना है तो सोना है, बस एक ही काम रहता है, सोना। अरे आचार्य, उठो और चलो राजमहल। अरे सौम्या, सोने दो ना, क्यों परेशान करती हो? रोज रोज तुम परेशान करती रहती हो। बोलो, आज कौन सी मुसीबत सिर पर पड़ी है जो एक आचार्य को सोने नहीं दे रही है? अब उठ जाओ, एक बहुत बड़ी खबर है। राजा को एक जादुई संदूक मिला है और जिसने भी उसकी चाबी ढूंढ ली उसे राजा मुंह मांगी इनाम देगा। अरे ऐसा क्या? मैं तुरंत उठा। अब चलो भाग्यवान राजा के पास चले। अब तो पैसा ही पैसा होगा। मैं अपनी तंत्र मंत्र की विद्या से उस चाबी की दिशा बता सकता हूँ। चलो अब राजमहल। और इस तरह आचार्य, जो कुछ पल पहले तक नींद के आगोश में था, अब लालच और जिज्ञासा में भरकर निकल पड़ा राजमहल की ओर। उसे क्या पता था, उस जादुई संदूक में सिर्फ सोना या चांदी नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य छिपा था जो जनकपुरम की किस्मत बदलने वाला था। अरे भैया, आचार्य कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह भाभी को लेकर? रुको तो यार, हम भी साथ चले। बहुत दिन बाद आज मिले हो, कभी घर से बाहर ही नहीं निकलते। रुको, मैं भी आ रहा हूँ। अरे वीरभद्र भाई, कभी घर भी आया करो। महीना हो गए पर मुलाकात नहीं हुआ। बचपन में साथ खेला करते थे, पर समय ने ऐसा करवट बदला कि अब दोस्त भी अपना समय नहीं निकाल पा रहे। अरे आचार्य भाई, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं थोड़ा काम से बाहर गया था, पर मेरा ध्यान तुम्हारे ऊपर ही था। तुम्हारे बिना मैं अधूरा था। बोलो, आज किधर जाने का प्लान है? और भाभी को भी साथ में लेकर जा रहे हो? कहीं निमंत्रण है क्या? अरे पगले, इतने बड़े हो गए हो पर अभी बच्चों के जैसी बातें करते हो। हम कहीं निमंत्रण नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं राजा के दरबार। हमें पता चला है कि राजा को कोई जादुई संदूक मिला है और इस संदूक की चाबी जो कोई ढूंढ कर लाएगा, राजा उसे मुंह मांगी चीज देगा। अरे आचार्य, गजब, यह सही मौका है। हमें चाबी ढूंढना ही पड़ेगा। अगर चाबी ढूंढ देंगे तब राजा खुश होकर बहुत सारे इनाम देगा और फिर हम बहुत बड़े आदमी हो जाएंगे। डर डर की ठोकरें खाना बंद कर देंगे। चलो, साथ में भी चलता हूँ। इतना बोलकर वीरभद्र भी आचार्य के साथ राजमहल की तरफ निकल पड़ा और फिर थोड़ी देर बाद वे सभी राजमहल पहुंच गए। वहां पर पहुंचकर देखा कि और भी आदमी खड़े थे। संदूक बीचों बीच रखा था। आचार्य और वीरभद्र को देखकर राजा बोल पड़ा, आचार्य, ये कोई पूजा पाठ करने का स्थान नहीं है। मतलब, मेरे कहने का मतलब, यहाँ पर मेहनती और साहसी आदमियों की जरूरत है, क्योंकि इसकी चाबी तमसवन जंगल में मिलेगी और वहां पर जाना किसी मौत से कम नहीं। इसलिए आप यहाँ से जा सकते हैं। आपका काम सिर्फ पूजा पाठ करना है। रहस्यमय चीजों में आप अपना हाथ ना डालें। अरे राजा जी, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। मतलब हम जो दिखते हैं वो है नहीं और जो हैं वो दिखते नहीं। इसलिए हमें छोटा और कमजोर मत समझो। ये कोई जादुई संदूक नहीं बल्कि राक्षसी पेटी है। इसको खोलना मतलब काली शक्तियों को आजाद करना। ये सबको बर्बाद कर देगी। क्या बोल रहे हो आचार्य? यह संदूक एक राक्षसी संदूक है। तुम्हारे कहने का मतलब, अगर हम इस संदूक को खोलेंगे तब राक्षसी शक्तियां बाहर आएंगी और इस राज्य को बर्बाद कर देंगे। पर ऐसा तो मैं नहीं सुना था। मैंने सुना था कि ये एक जादुई संदूक है जिसकी चाबी तमसवन जंगल में कहीं छुपाई गई है और फिर उस चाबी से इस संदूक खोलते ही राज्य में एक चमत्कार होगा। राजा जी, आपकी बातें बिल्कुल सही हैं, पर जहां तक मेरा अनुमान है वहां तक ये बात गलत है। मैं भी एक आचार्य हूं और मुझे भी कुछ चीजों का ज्ञान होता है। मैं अपने मंत्रों से ये जान चुका हूं कि ये संदूक कोई आम संदूक नहीं बल्कि काली शक्तियों का बंधक। अगर ऐसी बात है आचार्य, तो हमारे राज्य के महर्षि अत्रेय से बात करनी होगी। इसके लिए आपको और वीरभद्र को मेरे साथ चलना होगा और अपनी पत्नी को बोलो कि घर जाएं और हमारे आने तक इंतजार करें।
राजा की इतनी बात सुनकर आचार्य सोमदेव अपनी पत्नी सौम्या से कहता है, सुनो सौम्या, अगर मैं लौटा तब ठीक नहीं तो समझ जाना कि मैं उस चाबी को खोजने के लिए तमसवन जंगल जा रहा हूँ। और हाँ, घबराना नहीं, ईश्वर में विश्वास रखना, जो कुछ भी होगा बहुत अच्छा होगा। इतना बोलकर राजा, नृपेंद्र सिंह, मंत्री, आचार्य और वीरभद्र सभी लोग महर्षि अत्रेय से मिलने चल देते हैं। वे सब जा ही रहे होते हैं कि तभी रास्ते में एक भेड़िया उनका रास्ता काट देता है। भेड़िए के इस तरह रास्ता काटते देख राजा, मंत्री और सभी लोग रुक जाते हैं। फिर राजा नृपेंद्र सिंह आचार्य सोमदेव से कहता है, आचार्य, अब हमें रुकना होगा क्योंकि भेड़िए ने अपना रास्ता काट दिया है। पुराने लोग मानते थे कि अगर सफर को किसी जानवर ने काटा है तो रुक जाना चाहिए। अब तुम बताओ, क्या आगे चलना सही है या गलत? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आगे जाना सही होगा। राजा जी, क्या मैं बोलूं जो होना है होकर रहेगा, बस हम उसके हिसाब से चलेंगे। वे तो बेचारे जानवर हैं, उन्हें कहाँ पता है कि लोग उनके रास्ते पार करने को अपशगुन मानेंगे। अगर वे भी मेरे जैसा सोचते तो शायद आज ऐसा नहीं करते। अब ऐसा करिए राजा जी, आगे चलिए, नहीं तो समय बर्बाद हो जाएगा। आचार्य सोमदेव के इतना कहने पर सभी लोग आगे बढ़े और एक जंगल में जा पहुंचे। और फिर उस जंगल के बीच में पहुंचते ही उन्हें महर्षि अत्रेय मिल जाते हैं। महर्षि अत्रेय को देखकर राजा बोले, बाबा जी प्रणाम। बाबा, आज आपसे एक संदेह का हल जानने आए हैं और उस संदेह का हल आप ही बता सकते हो। अगर आपकी आज्ञा हो तो बात को आपके समक्ष रखूं। क्यों नहीं राजा जी, रखिए अपना संदेह। आपकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। आप बिना संकोच के हमसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। आपका तो कर्तव्य बनता है जनता की सेवा करना, इसीलिए आप हमसे उस संदेह को साझा करो। बाबा, आपको तो ये बात पता है कि मेरे पूर्वज हमेशा अच्छाई का साथ दिया और बुराई का अंत किया। 2 दिन पहले मैं पुराने राजकोष से कुछ स्वर्ण मुद्राएं लेने गया था कि तभी मुझे एक संदूक मिला और उसके साथ एक पर्चा भी मिला जिसमें लिखा था कि सोए हुए का भाग्य खुलेगा। पर आचार्य का मानना है कि यह एक बुरी शक्तियों का संदूक है जिसके खुलते ही राज्य काली शक्तियों का गुलाम हो जाएगा। क्या ये बात सत्य है बाबा जी? राजा जी, आपकी बातें ठीक हैं, पर यह सच में बहुत खतरनाक संदूक है। उसे राज्य कोष में ही रखना उचित था, लेकिन आपने उसे बाहर निकाल दिया है। इसीलिए दूसरी बुरी शक्तियां अब उसे आजाद करने का पूरा प्रयास करेंगी। हाँ, यह बात बिल्कुल सत्य है कि संदूक के खुलते ही राज्य बर्बाद हो जाएगा। तो बाबा जी, इसका कोई तो उपाय होगा। अगर हम संदूक को नष्ट कर दें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा करना सही नहीं है। उसको नष्ट करना इतना आसान नहीं है। उसे नष्ट करने के बजाय अगर हम उसकी चाबी को नष्ट कर दें तो वह हमारे लिए खतरा नहीं होगा। पर तमसवन जंगल जाना इतना आसान भी नहीं है। उसके लिए बहुत दिमाग, ताकत और सिद्धि की जरूरत है। अरे बाबा जी, इतने लोगों में आपको कोई पहलवान जैसा दिखा नहीं। आप थोड़ा ध्यान से देखें तो साहसी और थोड़ा विद्वान आदमी आपके सामने खड़ा है। माथे पर तिलक लगाए, कंधे पर गमछा धरे, दिखने में भोला भाला। आप समझ रहे हैं ना बाबा जी किसकी बात कर रहे हैं? जब मैं यहाँ पर हूँ तब आप परेशान ना हो, बस मुझे मार्ग बताएं, उस चाबी को मैं नष्ट कर दूंगा। बेटा, तुम्हारे साहस की दाद देनी पड़ेगी। तुम वाकई बहुत साहसी हो। तुम्हारे अंदर ज्ञान के साथ साथ साहस भी है। बस कभी कभी खुद को कमजोर समझने लगते हो। अगर तमसवन जंगल जाना ही चाहते हो तो मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ। इधर से जाओगे जंगल रास्ते, बहुत मुसीबतें आएंगी। और जिस जंगल में तुम्हारे विश्वास के साथ छल किया गया हो, समझ जाना कि वही जंगल है तमसवन जंगल। और इस तमसवन जंगल में एक काली गुफा के अंदर रखा है इस संदूक की चाबी, जिसके रक्षक बहुत ही खतरनाक हैं। वहां जाकर तुम्हें एक मंत्र पढ़ना होगा जो ये साबित करता है कि हम दुनिया की भलाई के लिए यहाँ आए हैं। बाबा, आप निश्चिंत रहें,
और हमें वो मंत्र बताएं जिसे मैं याद कर लूं और समय आने पर पढ़ लूं। राजा जी, इस सफर में मैं और मेरा दोस्त वीरभद्र साथ जाएंगे, क्योंकि अभी तक हम दोनों ने जो भी मिलकर काम किया है वो सफल हुआ है। इसलिए मेरी पत्नी का ख्याल रखना, कोई भी चीज की कमी मत होने देना और वीरभद्र के भी परिवार का देखभाल करना। हम सब लौटेंगे, बहुत जल्द लौटेंगे। अब बाबा जी, आप हमें वो मंत्र बताएं ताकि हम अपना समय बर्बाद ना करें। आचार्य के इतना कहते ही बाबा उन्हें वह मंत्र दे देते हैं और फिर वे सब अपने सफर की ओर आगे बढ़ चले। चलते चलते एक घने जंगल में पहुंचे जो दिखने में बहुत खतरनाक था। वहां पर लोगों के कंकाल पड़े थे, उनकी खोपड़ियां पड़ी थी। दिखने में ऐसा लग रहा था जैसे कोई श्मशान घाट पर जंगल उगाया हो। इतना देखकर वे दोनों रुक जाते हैं। आचार्य, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि इस रास्ते पर जाना सही नहीं है? क्यों ना हम जंगल को थोड़ा घूम के चलें? क्योंकि इस तरह कंकाल देखकर मुझे थोड़ा डर लग रहा है। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, हम नहीं चाहते कि शुरुआत में ही रिस्क लिया जाए, इसलिए थोड़ा घूम के चला जाए। अरे पगले, डरता काहे को है? जब तक तुम्हारे साथ आचार्य है तब तक डरना नहीं है। जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। तू खुद सोच, अगर यहाँ कोई माया जाल है तो कोई माया जाल ऐसा नहीं बनाएगा कि उसका शिकार रास्ते से ही लौट जाए। समझ में आया मेरे कहने का मतलब अगर कोई भी शिकारी जाल डालेगा वहां पर ऐसी चीज बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा कि लोगों को संदेह हो। इसलिए तुम आगे चलो, रास्ता साफ है। इतना बोलकर दोनों आगे बढ़े। चलते चलते उन्हें एक तालाब दिखा। तालाब देखते ही वे दोनों रुक गए और फिर तालाब के किनारे गए। वहां पर पानी पिए और लौटने लगे। तभी वीरभद्र आचार्य से बोला, अरे आचार्य, क्या हम थोड़ी देर आराम कर लें? सफर बहुत लंबा है और रात भी होने वाली है, और रात में जंगल में रुकना सही नहीं होगा, इसीलिए हम शाम को ही आराम कर लें। वे दोनों इतना बोलकर एक पेड़ की तरफ आराम करने चले। जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे वैसे ही वीरभद्र को एक चिराग दिखाई दिया। चिराग को देखकर वीरभद्र आचार्य से बोला, आचार्य, एक बात पूछूं? क्या तुमने भी वो कहानियां पढ़ी हैं जिसमें चिराग रगड़ने से जिन बाहर आता है? क्या तुम्हें लगता है कि वो बातें सही हैं? हाँ, बातें सही हैं। मेरे पूर्वज बताते थे कि उनका एक साथी दोस्त जिन्न था जो उनके साथ घूमता था और बातें करता था, पर अचानक से पता नहीं कहाँ गायब हो गया और फिर कभी दिखा नहीं। पर तुमने ऐसी बात क्यों की? क्या तुम्हें जिन्न मिला है? मिला नहीं, पर मिलने वाला है। आचार्य, सामने देखो, एक चिराग पड़ा है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस चिराग को रगड़ेंगे और जैसे ही रगड़ेंगे वैसे जिन्न बाहर आएगा। मेरी बातों का विश्वास करो। अरे हाँ, ये तो सच में चिराग है और ये बहुत पुराना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वही चिराग है जो मेरे पूर्वजों से खो गया था? मेरे समझ में नहीं आ रहा वीरभद्र। ऐसा करो, चिराग को रगड़ो, जो होगा देखा जाएगा। आचार्य की इतनी बात सुनकर वीरभद्र तुरंत चिराग को रगड़ने लगता है। चिराग के रगड़ते ही उसमें से एक जिन्न बाहर आता है। जिन्न को देखकर आचार्य और वीरभद्र दोनों बहुत डर जाते हैं और डरते डरते उस जिन्न से बोलते हैं, क्या तुम सच में एक जिन हो या फिर हमारे मन का वहम है? अगर तुम एक जिन हो तो मुझसे बातें करो और मुझे बताओ कि तुम तबाही जिन हो या सलामती जिन हो। बोलो। पंडित और वीरभद्र भाई, मैं एक जिद्दी और गुस्से वाला जिन्न हूँ, पर दोस्तों से कभी गुस्सा नहीं होता, इसलिए तुम दोनों डरो नहीं। अब हम दोस्त हैं। मैं वर्षों से इस चिराग के अंदर बंद था, और हाँ पंडित, तुम्हारे मन की बातें मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारा दिमाग मैं पढ़ सकता हूँ, पर तमसवन जंगल जाना उतना आसान नहीं है। वहां पर मेरी सारी शक्तियां बाधित हैं। मेरी सोचने और गायब होने की क्षमता उतनी मजबूत नहीं रहेगी जितनी इस जंगल में है, और वहां कदम कदम पर मौत है। तो बोलो, क्या तुम मौत का सामना कर पाओगे? अब जब दोस्त बन गए हो तो दिल में रखने की क्या जरूरत है? अरे पगले, मरने का डर उसे लगता है जो कायर होते हैं। हम तो सिर्फ लोगों के लिए जीते हैं, अपने राज्य के लिए जीते हैं। अगर उनकी सेवा करते करते मौत भी आ जाए तब कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जिन भाई, आपकी बातें सही हैं, पर मुझे कहीं कहीं थोड़ा डर लगता है। अभी मेरी शादी नहीं हुई, इसलिए सोच रहा था कि शादी हो जाए, फिर मर जाऊं तो कोई गम नहीं। बुरा मत मानना।
मजाक कर रहा था। अब चलो सफर को आगे बढ़ाया जाए। अरे, तो उसमें चलने की क्या जरूरत है हमसे? बोलो। उड़ाते हुए आसमान की सैर कराते हुए तमसवन जंगल के पास उतारूंगा। बोलो, क्या तुम दोनों मेरे साथ उड़कर चलोगे या फिर मैं तुम्हारे साथ पैदल चलूं? अरे ना बाबा, ना, हमें उड़कर नहीं जाना, हमें पैदल जाना है। क्योंकि सफर का मजा तभी है जब हम रास्ते को समझकर चलें। वैसे भी अगर हम रास्ते को देखकर चलेंगे तो लौटने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कोई भरोसा नहीं कि तमसवन जंगल किसको निगल जाए, इसलिए हमें पैदल जाना सही लगता है। आचार्य की इतनी बात सुनकर सभी जंगल की तरफ निकल पड़े। चलते चलते रात हो गई, लेकिन वे सब रुक नहीं, वे चलते रहे। चलते चलते आखिरकार रुक गए। तभी आचार्य बोलते हैं, जिन्न भाई, इतना बड़ा जंगल है, मुझे कुछ खाने को लेकर आओ, क्योंकि मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। और हाँ, तुम अपनी जादुई शक्तियों से नहीं बनाओगे, मुझे पेड़ का मीठा रसीला फल चाहिए जिसको खाकर मेरी आत्मा तृप्त हो जाए। हाँ, आचार्य सही बोल रहे हैं। भूख तो बहुत जोरों से लगी है, मुझे भी खाने का बहुत मन है, इसलिए कुछ खाने को लेकर आओ। मैं यहीं पर बैठकर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसा कहो। मैं यूं गया और यूं आया। बस तुम दोनों मेरा इंतजार करते रहना, क्योंकि अच्छे फल ढूंढने के चक्कर में मैं काफी दूर तक निकल जाऊंगा। इसलिए मेरा इंतजार करना, और हाँ, इधर उधर भटकना नहीं। इस जंगल में ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इतना बोलकर जिन वहां से चला जाता है और वीरभद्र एक पेड़ के पीछे पेशाब करने लगता है, तभी उसे एक स्त्री दिखाई देती है। स्त्री को देखकर वीरभद्र डर जाता है और फिर आचार्य के पास जाता है और बोलता है, आचार्य, क्या रात में जंगल में भूतनी होती है या कोई भटकी हुई स्त्री भी आ सकती है? मेरा मतलब है कि जंगल में कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसे हम छलावा ना बोले। अरे, कहने का मतलब क्या? जंगल में कोई भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि जंगल सिर्फ भूतों या भूतनी के लिए बना है। यहाँ कोई भी रह सकता है, सभी स्वतंत्र हैं, सबकी जिंदगी है। पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें कहीं भूतनी दिखी? भूतनी नहीं आचार्य, मुझे एक स्त्री दिखी और वह बहुत खूबसूरत थी। सामने से जा रही थी और मेरा दिल उस पर लट्टू हो गया है। इसलिए आचार्य, तुम मेरे साथ चलो और देखो कि मेरे लिए कैसी रहेगी। अगर उसने शादी की हाँ कर दी, तब एक पार्टी मेरी तरफ से। मैं तो चलने वाला था, पर तुमने दोस्ती की कसम क्यों दे दी? चलो, मैं उससे बात करता हूँ और तुम्हारी शादी भी करवा दूंगा। पर थोड़ा मुझे शक हो रहा है कि इतने घने जंगल में भला एक लड़की क्या करेगी, पर हो भी सकती है। अब चलकर पता लगाना ही हो। इतना बोलकर आचार्य और वीरभद्र वहां से उस औरत को ढूंढने लगते हैं। काफी दूर ढूंढने के बाद आखिरकार उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है जो जंगल के बीचों बीच बनी थी। आचार्य और वीरभद्र दोनों उस झोपड़ी के पास जाते हैं और बोलते हैं, अरे कोई है क्या जी? अगर हो तो बाहर निकलो, हमें थोड़ा काम है आपसे। क्या आप हमारी मदद कर सकती हो? सुनो जी, निकलो तो आपको थोड़ी जरूरी बात करनी है। अरे यार आचार्य, कोई सुन ही नहीं रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई इस घर में है ही नहीं। रुको वीरभद्र, वो नहीं, उसका बाप निकलेगा। एक बार पहले मुझे बुलाने तो दो। इतनी देर बाहर खड़े होने पर झोपड़ी से एक स्त्री बाहर निकलती है। वीरभद्र उसे देखकर मोहित हो जाता है। तभी स्त्री बोलती है, अरे आप दोनों कौन हैं? और यहाँ पर क्या करने आए हो? कोई काम है क्या या रास्ता भटक गए हो? आप आए कहाँ से और मुझसे क्या काम है? क्योंकि इस जंगल में कोई कभी नहीं आता, सिर्फ हम मंगलवासी जाति के वंशज ही यहाँ रहते हैं। क्या बोल रही हो तुम? जंगल में अकेले रहती हो, पर एक औरत का जंगल में रहना सही नहीं है क्या? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है? इसलिए मेरी बात मानो, तुम मेरे साथ मेरे गांव चलो। हाँ सुंदरी, मेरा दोस्त सही बोल रहा है। वो तुम्हें बहुत पसंद करता है, मतलब कर रहा है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा। सीधी सादी बात, वो तुमसे शादी करना चाहता है। क्या तुम बोलो, मेरे दोस्त वीरभद्र को पसंद करती हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। ये तो बड़ी औसम है यार, कितने आराम से मान गई। आचार्य, फटाफट मेरी शादी का डेट निकालो, अब और इंतजार नहीं कर सकता। अरे पगले, पहले जाकर अंदर थोड़ी बात कर लो। मैं इधर ही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अगर नींद लग गई तो सो भी जाऊंगा,
अब अंदर जाओ, शर्म मत कर। इतना बोलकर वीरभद्र कमरे के अंदर जाता है। आचार्य अकेले बाहर इंतजार करते हैं। इंतजार करते करते काफी देर हो जाती है, तब आचार्य सो जाते हैं। उधर अंदर वीरभद्र उस औरत से बातें कर रहा होता है। वैसे एक बात पूछूं, बुरा मत मानना, क्या तुम्हारे माता पिता इस दुनिया में नहीं है? तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है? और तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ दाहिने, चुड़ैल और भूत प्रेत रहते हैं? वो रूप बदल कर आ सकते हैं। और तुम्हें मुझे देखकर ऐसा क्यों नहीं लग रहा कि मैं कोई राक्षस या भूत हूं? मतलब क्या मैं बोलूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या तुमने कभी इससे पहले भूत देखा है? हाँ, मैंने कभी देखा तो नहीं है, पर मुझे पता है, मैंने सुना है कि जो डायने होती हैं, वो अपना असली रूप बदलकर एक सुंदर औरत बनकर रास्ते में आने वाले सभी इंसानों को भ्रमित कर उनका खून चूसती है। पर तुम्हें मुझे देखकर कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं एक डायन हूँ? अरे ना ना जी, ऐसा क्यों लगेगा? तुम इतनी खूबसूरत हो कि भला कोई ऐसा सोच ही नहीं सकता। बुरा मत मानो, तो क्या हम थोड़ी देर बाहर चलें? क्योंकि मेरा दोस्त अकेले बाहर है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो क्या तुम मेरे साथ मेरे दोस्त के पास चलोगी? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल मैं चलूंगी। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। वीरभद्र, मुझे जिस बात का शक था वही हुआ। ये कोई छलावा नहीं, ये एक डायन है, बल्कि एक भटकी हुई लड़की है जो इस जंगल में रहती है। बस इतना ही सच है। अरे जिन्न भाई, ये क्या कर दिया? तुम्हें पता होना चाहिए, वो तुम्हारी भाभी थी और तुमने उसे मार दिया। तुम बहुत निर्दयी हो। हमारा तुम्हारा साथ कभी नहीं होगा। चले जाओ हमें छोड़कर, हम अपना सफर खुद कर लेंगे। तुमने क्यों मारा उसे, ये बताओ पहले। अरे वीरभद्र, क्या हो रहा है? जिन भाई जरूर कुछ देखा, तभी उसने ऐसा किया। और मुझे इतना बता कि कब से तुम्हारी वो सगी हो गई? अब इतना बताओ, जिन्ने भाई, आपने उसे क्यों मारा? ऐसा आपको क्या दिखा कि उसे मारना सही था? अरे मेरे दोस्तों, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं तो आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। और आचार्य, आप तो थोड़ा बहुत ज्ञान रखते ही हैं। अपने मंत्रों से ये नहीं जान पाए कि ये एक डायन है जो वीरभद्र को अपने माया जाल में फंसाकर उसे अंदर से खत्म कर रही थी। थोड़ी देर रुको, अभी ये अपने असली रूप में आ जाएगी। इतना बोलकर जिन अपनी जादुई शक्ति उस औरत पर करता है, देखते ही देखते वह औरत एक डायन के रूप में बदल जाती है। इतना देखकर आचार्य और वीरभद्र हैरान हो जाते हैं। अरे ये तो सच में एक डायन है। मुझे माफ करना भाई, मैं खामखा आपको उल्टा सीधा बोला। मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। और रही बात शादी की, तो भाड़ में गया भैया। ये जंगल में शादी हम नहीं कर पाएंगे। अरे ऐसा काहे बोल रहे हो वीरभद्र? वो तो हमारी भाभी है, और भाभी को ऐसा नहीं बोलते। माफ करना, मजाक कर रहा था। अब तो मेरी भूख ही नहीं लगी। ऐसा करो, सफर जारी रखो, जो होगा देखा जाएगा। अब कुछ भी नहीं देखा जाएगा। अब जिन्न भाई, हम सबको गायब करो और ले जाकर तमसवन जंगल में उतार दो, क्योंकि अब हम चलेंगे फिर भटकेंगे, समय खराब करेंगे। इससे अच्छा है कि हम तमसवन जंगल पहुंचकर अपने मुकाम तक पहुंच जाएं। यही हमारा उद्देश्य है। उस चाबी को नष्ट कर फिर वापस आ जाना है। ठीक है दोस्तों, जैसा आप कहें, तो गायब होने के लिए तैयार हो जाओ। हे जिन्नी शक्तियां, हमारे दोस्त को हमारे साथ तमसवन जंगल ले चलो। जिन्न के इतना बोलते ही तुरंत सभी वहां से गायब हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में तमसवन जंगल में पहुंच जाते हैं। तमसवन जंगल में पहुंचते ही उनके सामने एक आंख वाला राक्षस आ जाता है। रुक जाओ, आगे जाना मना है। मुझे पता है कि तुम सब उस चाबी को नष्ट करने जा रहे हो, पर ऐसा कभी नहीं होगा। हम सभी काली शक्तियां मिलकर अमावस्या की रात को उस चाबी को लेकर उस संदूक को खोलेंगे और फिर इस दुनिया में राज होगा तो सिर्फ काली शक्तियों मिलकर होगा। क्या राज होगा, और तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ हमारे गुलाम होंगे। बुरा मत मानना, एक बात बोलूं, भैंस के जैसे हो गए हो, पर दिमाग तुम्हारे अंदर थोड़ा भी नहीं है। साला पागल का पागल है। कभी इतिहास उठाकर पढ़ लो। तुमसे बड़े बड़े राक्षस इंसानों की बराबरी नहीं कर सके। और रही बात काली शक्तियों की, उनका सफर अब खत्म हुआ। अरे हे आचार्य,
ज्यादा बड़बड़ मत कर, नहीं तो तुझे कच्चा चबा जाऊंगा और कोई बचा भी नहीं पाएगा। वैसे भी मुझे काफी दिनों से इंसान का मांस नहीं खाने को नहीं मिला। तुम तीनों को खाकर मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी। बहुत दिन बाद ऐसा खाना खाने को मिलेगा। अरे बुड़बक, पागल है क्या तू? इतनी देर से फेंके जा रहा है। तुझे क्या लगता है कि तू अमावस्या की रात तक हम सबको रोक पाएगा? कभी नहीं। तुमको उठाकर पटकने वाला मेरे पास मेरा दोस्त जिन्न भाई है। अगर तुमने हम दोनों को हाथ लगाया तो शायद धोने के लिए हाथ भी नहीं बचेगा। माफ करना, मजाक कर रहा हूँ। आचार्य, मजाक कर दिए हो तो अब सच तो करना ही पड़ेगा। बोलो तो साले को मार डालूं, क्योंकि मेरे हाथ में खुजली होने लगी है। और तुमको पता होना चाहिए, जब मेरे हाथ में खुजली होती है तब मैं किसी को मारता जरूर हूं। अरे तो देर काहे कर रहे हो भाई? बजा दो उसको। बहुत घमंड है इसके अंदर। मारो इसे, तुरंत मारो भाई। इतना बोलते ही जिन्न अपनी शक्तियों से उस एक आंख वाले राक्षस पर आक्रमण करता है। राक्षस भी आक्रमण करता है। लड़ाई काफी देर तक चलती रहती है, लेकिन कोई कमजोर होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी जिन्न को काफी गुस्सा आता है और फिर वो गुस्से में उस राक्षस के पास जाता है और उसे पटक पटक कर मारने लगता है। थोड़ी ही देर में राक्षस मारा जाता है। ओहो बड़े भैया, मजा आ गया कसम से। क्या मारते हो यार, गजब का मारते हो। मजा आ गया देखकर। अब ऐसा करो, देरी मत करो, क्योंकि तमस्सवन जंगल में सुबह होती ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। और हाँ, काली शक्तियों का राज है, इसलिए अमावस्या के पहले हम सबको उस चाबी के पास पहुंचना होगा। अब देर मत करो, चलो। इतना बोलकर सभी आगे बढ़ते हैं। चलते चलते काफी देर हो चुकी थी। तभी उन्हें एक शेर का कंकाल दिखाई देता है। शेर के कंकाल को देखकर जिन्न तुरंत रुक जाता है और फिर आचार्य और वीरभद्र से कहता है, रुको दोस्तों, आगे जाना सही नहीं है। मुझे लग रहा है कि आगे कुछ खतरा है। अगर इस शेर के कंकाल को देखो, हमें ऐसा लगता है जैसे शेर एक दिन में मारा गया हो, और शेर को कोई जानवर भी नहीं मार सकता। इसीलिए यहाँ सचेत रहना बहुत जरूरी है। कौन सा राक्षस किस तरफ से आ जाए कुछ पता नहीं है। सचेत रहो और मेरे साथ चलो। इतना बोल भी रहा होता है कि तभी उनके सामने एक और राक्षस आ जाता है। राक्षस बहुत खतरनाक था। राक्षस को देखकर आचार्य और वीरभद्र डर जाते हैं, लेकिन उन्हें भरोसा होता है कि उनका जिन्न भाई उनकी मदद करेगा। तुमने मेरे भाई को मारा। तुमको क्या लगता है कांतारा जंगल में आकर किसी को मारकर चले जाओगे? ये तुम्हारी भूल है। यहाँ पर जो भी आया लौटकर कहीं नहीं गया, और तुम भी नहीं जाओगे। मैं इस जंगल का महाराज दैत्यराज हूँ। दैत्यराज को मारना उतना ही मुश्किल है जितना कि स्वयं नारायण को मारना। अरे चुप कर साले। अगर मेरे भगवान के बारे में कुछ बोला तब तेरे साथ बहुत गलत होगा। मैं एक ब्राह्मण हूँ और मैं अपने भगवान के बारे में ऐसा कभी नहीं सुन सकता। मैं दिखने में एक छोटा आचार्य लगता हूँ, पर मैं तुझे अकेला थाम सकता हूँ, इतना मैं जानता हूँ। इसलिए अगर दोबारा मेरे इष्ट भगवान का नाम लिया तो तुझे मार डालूंगा। अरे आचार्य भाई, गुस्सा मत करो। अगर इसमें खुद पर घमंड है तब इसका घमंड तोड़ना ही पड़ेगा। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर मैं इससे अकेले लड़ा तो हार जाऊंगा, क्योंकि मैं सामने वाले को देखकर उसकी शक्तियों का अंदाजा लगा सकता हूँ। और ये जंगल मायावी जंगल है। यहाँ पर जिन्न की शक्तियां सीमित होती हैं। इसलिए अगर तुम मेरा साथ दो, अपने कुछ मंत्रों से इसे रोक सकते हो तो रोको, और बाकी की सेवा मैं कर दूंगा। इसका मतलब तुम दोनों लड़ सकते हो और मैं खाली देखता रहूं? ऐसा नहीं हो सकता। मैं भी डंडे उठाकर एक दो डंडे लगा सकता हूं, लेकिन सही बात है, बीच में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तुम सब लड़ो, मैं खड़ा होकर देखता हूं, बाद में बताऊंगा किसने अच्छा नाला। क्या हुआ रे बिना पैर के इंसान? तेरे जैसों को तुम्हें बहुत मारा है। मानना पड़ेगा, तुम सबके अंदर ताकत बहुत होती है, पर मेरा मुकाबला कर पाना शायद कठिन होगा, क्योंकि तुम्हारी शक्तियां मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। मानता हूं कि आचार्य और तुम मिलकर मुझ पर आक्रमण करोगे, तब मैं थोड़ा सोच में पड़ जाऊंगा। फिर भी मुझे अपनी शक्तियों पर पूरा घमंड है। तुम मेरा बाल बांका भी नहीं कर सकते।
ठीक है, तो कहने से अच्छा करके ही देख लें। चलो रोक कर दिखाओ मेरी शक्तियों का प्रहार। अब जो होगा देखा जाएगा। इतना बोलकर जिन्न और आचार्य एक साथ उस राक्षस पर हमला करते हैं। राक्षस भी उन दोनों पर हमला करता है। लड़ाई काफी देर तक चलती रहती है। राक्षस कमजोर पड़ने लगता है। तभी जिन्न उसी समय का फायदा उठाकर उसके पास जाता है। उसे पटक पटक कर मारने लगता है। थोड़ी ही देर में राक्षस मारा जाता है। वे सब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फिर उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। गुफा को देखकर जिन्न बोलता है, सुनो आचार्य, हमें लगता है यही वो गुफा है जहां पर उस संदूक की चाबी है, लेकिन उसके रक्षक भी होंगे और वे दैत्य रक्षक नहीं बल्कि देव रक्षक हैं। उनसे लड़ना सही नहीं होगा। इसीलिए आचार्य, मेरे भरोसे मत रहना। अब तुम्हें अपना दिमाग लगाना होगा और उस चाबी को नष्ट करना होगा। ठीक है, अब चलो गुफा के अंदर। गुफा के अंदर जाते ही उन्हें एक नाग दिखाई देता है। नाग को देखकर आचार्य रुक जाता है और फिर नागराज से कहता है, अरे नागराज, ये कोई आम गुफा नहीं है जो तुम यहाँ आ रहे हो। मेरी बात मानो, यहाँ से चले जाओ। हम आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तुमसे वादा करते हैं नागराज, हम यहाँ कुछ काम करने आए हैं। आप शायद हमें पहचान नहीं पाए। रुको, मैं अपनी पहचान आपको देता हूँ। इतना बोलकर आचार्य नागराज के सामने एक मंत्र पढ़ता है। नागराज तुरंत समझ जाता है कि यह मंत्र कोई आम मंत्र नहीं बल्कि सत्य के लिए बोला गया मंत्र है। मंत्र बोलते ही नाग तुरंत वहां से गायब हो जाता है। फिर चाबी देखकर आचार्य जिन्न से कहता है, सुनो जिन्न भाई, अपनी जिन्नी शक्तियों के द्वारा इस चाबी को नष्ट कर दो और ऐसा नष्ट करो कि फिर दोबारा कभी बने नहीं, तो दुनिया काली शक्तियों की गुलाम हो जाएगी और मानवता खत्म हो जाएगी। ठीक है मेरे दोस्त, जैसा आप कहें। हे जिन्नी शक्तियां, मेरे सामने दिख रही चाबी को समूल नष्ट कर दो और भविष्य में इसे कभी बनाया न जा सके। इतना कहते ही चाबी नष्ट होकर गायब हो जाती है। फिर जिन्न, वीरभद्र और आचार्य तीनों को लेकर जिन्न उनके राज्य आता है। राजा उनका अच्छे से स्वागत करता है। आचार्य वीरभद्र को खूब सारे स्वर्ण मुद्राएं देता है और जिन्न को राज्य का सेना मंत्री बना देता है। तो दोस्तों, इस तरह बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और उस चाबी को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया गया।